हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट इसमें ग्रुप 18 के हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इन जनरल नोबल गैसेज आर लीस्ट रिएक्टिव। जनरली अगर हम बात करें तो जो नोबल गैसेज होते हैं यानी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और ये बहुत ही कम कंपाउंड बनाते हैं। देयर इनर्टनेस टू केमिकल रिएक्टिविटी इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग रीजन। तो केमिकल रिएक्टिविटी में जो ग्रुप 18 के एलिमेंट इनर्टनेस शो करते हैं, इनर्टनेस का मतलब नॉन रिएक्टिव नेचर शो करते हैं, तो वो नीचे दो कारण दिए गए हैं, इन रीजन्स की वजह से होता है। पहला रीज़न है द नोबल गैसेज एक्सेप्ट हीलियम 1s2 हैव कम्प्लीटली फिल्ड NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन देयर वैलेंस शेल। जो नोबल गैसेज होती हैं हीलियम को छोड़कर इन सभी की वैलेंस शेल में NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीटली फिल्ड होती है। क्योंकि आपको पता है ये क्या दिया गया है, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, यानी हीलियम में एक ही शेल होगी और वो भी कंप्लीटली फिल होगी। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगा। लेकिन हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी हैं उनकी वैलेंस शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP6। तो इनकी जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली यहाँ पर फिल्ड होती है। इनकी वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा का पूरा भरा हुआ होता है, जिसके कारण ना तो ये ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। दूसरा है दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इस कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या होता है, जो ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। यानी इस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दी गई है, यानी इस वैलेंस शेल में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगेगी। साथ ही साथ इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। यानी अगर इसमें हमें बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी इनको देनी पड़ेगी, क्योंकि इस कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं। तो ये अब इन्होंने स्टेबिलिटी अचीव कर ली, अब ये अनस्टेबल तो होना नहीं चाहेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तब भी अनस्टेबल होंगे, इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करेंगे तब भी अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इसके कारण इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा हाई, यानी इलेक्ट्रॉन अगर इनसे निकालना है तब भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और इलेक्ट्रॉन अगर इनको देना है तब भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी पॉजिटिव में होती है। तो ना तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान ना इलेक्ट्रॉन गेन कराना आसान, इसी के कारण ये इनर्टनेस शो करते हैं। The reactivity of noble gases has been investigated occasionally ever since their discovery, but all attempts to force them to react to form the compound were unsuccessful for quite a few years. और जब से नोबल गैस की डिस्कवरी हुई है तो इनकी रिएक्टिविटी के लिए, इनकी रिएक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इनकी रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए रिएक्शंस की जा रही हैं, लेकिन जितने भी अटेम्प्ट्स किए गए नोबल गैसेस से कंपाउंड बनाने के लिए, जितने भी अटैम्प्ट किए गए, जितने भी प्रयास किए गए, वो सारे के सारे अनसक्सेसफुल हुए। वो सारे के सारे शुरुआत के जो साल थे, शुरुआत के जो ईयर्स थे, उनमें अनसक्सेसफुल हो गए थे। लेकिन बाद में एक अटैम्प्ट सक्सेसफुल भी हुआ। वो क्या? इन मार्च 1962 नील बार्टलेट देन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नोबल गैस। लेकिन आखिरकार मार्च 1962 में नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में नोबल गैस की रिएक्शन को ऑब्जर्व किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले नोबल गैस की जो केमिकल रिएक्शन थी उसको ऑब्जर्व किया था नील बार्टलेट ने 1962 में, और ब्रिटिश कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट ही प्रिपेयर्ड ए रेड कंपाउंड विच इज़ फॉर्मुलेटेड एज O2 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। सबसे पहले नील बार्टलेट ने क्या किया, एक रेड कलर का कंपाउंड बनाया जिसका फॉर्मूला ये था O2 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। ही देन रियलाइज दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन 1175 किलोजूल पर मोल वाज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद दैट ऑफ जीनोन 1170 किलोजूल पर मोल। तो उन्होंने पाया कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, यानी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से
जो सबसे पहले अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी यूज़ हो रही थी वो इतनी थी 1175 किलो जूल पर मोल। साथ ही साथ जीनोन की जो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो थी 1170 किलो जूल पर मोल। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और जीनोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो लगभग बराबर थी। ये किस तरीके से, यहाँ पर देखिए O2 था, O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी यानी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी यूज हो रही थी वो थी 1175 किलो जूल पर मोल। साथ ही साथ जीनोन से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, Xe पॉजिटिव हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी यूज हो रही थी वो थी 1170 किलो जूल पर मोल। यानी O2 और जीनोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो लगभग बराबर थी। तो इससे पता क्या चला, इससे पता चला कि इस वाले कंपाउंड में O2 की जगह पर जीनोन को पुट किया जा सकता है, यानी जीनोन के द्वारा O2 को रिप्लेस किया जा सकता है। He made effort to prepare same type of compound with xenon and was successful in preparing another red color compound Xe positive PtF6 negative by mixing PtF6 and xenon। तो उन्होंने सेम टाइप का कंपाउंड बनाने के लिए यानी इस प्रकार का कंपाउंड बनाने के लिए रिएक्शन कराई जीनोन के साथ। इन्होंने क्या किया, PtF6 की रिएक्शन जीनोन के साथ करा दी और उन्होंने पाया कि इससे भी एक रेड कलर का कंपाउंड बन रहा था Xe पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। आफ्टर दिस डिस्कवरी ए नंबर ऑफ जीनोन कंपाउंड मेनली विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैव बीन सिंथेसाइज्ड। इस डिस्कवरी के बाद जीनोन के बहुत से कंपाउंड बने और जो ज़्यादातर जो कंपाउंड बन रहे थे ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बन रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, PtF6 की रिएक्शन करा दी जीनोन के साथ, तो क्या बना Xe पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव, यहाँ पर ये कंपाउंड बना। ये भी रेड कलर का कंपाउंड था। पहले उन्होंने क्या किया था, PtF6 लिया, इसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना O2 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। तो उन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन की और जीनोन की जो दोनों की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो लगभग बराबर थी। तो वो उन्होंने एक प्रयास किया कि जब ये ऑक्सीजन और जीनोन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बराबर है तो O2 की जगह पर इस कंपाउंड में जीनोन को भी रिप्लेस किया जा सकता है, यानी O2 की जगह पर इस कंपाउंड में जीनोन भी आ सकता है क्योंकि दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी बराबर है। तो इसके लिए उन्होंने एक और प्रयास किया, उन्होंने अब की बार PtF6 की रिएक्शन करा दी जीनोन के साथ, तो उन्होंने पाया इसमें भी क्या बन रहा था, इसमें भी इसी तरीके का एक रेड कलर का कंपाउंड बन रहा था, बस यहाँ पर O2 की जगह पर जीनोन आ गया। O2 की जगह पर जीनोन क्यों आया, क्योंकि दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों की बराबर थी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कंपाउंड कैसे बना, इस वाले कंपाउंड से, यानी इस वाले कंपाउंड को देखकर उन्होंने प्रयास किया क्योंकि इनकी और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम थी, तो उन्होंने पाया कि इसको रिप्लेस किया जा सकता है और उन्होंने रिएक्शन कराकर ये वाला कंपाउंड बना लिया। तो रीज़न आपको याद रखना है क्योंकि O2 और जीनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बराबर है, इसकी वजह से कंपाउंड बना। द कंपाउंड्स ऑफ क्रिप्टोन आर फीवर, ओनली द डाईफ्लोराइड KrF2 हैज़ बीन स्टडीड इन डिटेल। अगर हम क्रिप्टोन की बात करें तो क्रिप्टोन के कंपाउंड बहुत ही कम बनते हैं और सिर्फ एक ही कंपाउंड जो है KrF2, एक ही कंपाउंड क्रिप्टोन डाईफ्लोराइड, इसको ही अब तक डिटेल में स्टडीज की गई है। बहुत ही कम कंपाउंड ये बनाता है। कंपाउंड्स ऑफ रेडोन हैव नॉट बीन आइसोलेटेड बट ओनली आइडेंटिफाइड। जो रेडोन के जो कंपाउंड है, क्योंकि आपको पता है जो रेडोन है वो रेडियो एक्टिव है, तो रेडोन के जो कंपाउंड है उनको आइसोलेट तो नहीं किया गया, अलग तो उनको नहीं किया गया, बस उनको सिर्फ आइडेंटिफाई किया गया है कि वो इस तरीके के कंपाउंड बना सकता है, इस तरीके के कंपाउंड वो बना सकता है, लेकिन उनको आइसोलेट नहीं किया गया। ये आपको याद रखना है। RnF2 कंपाउंड वो बना सकता है लेकिन इसको बनाकर आइसोलेट नहीं किया गया बाय रेडियो ट्रेसर टेक्निक, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड है तो इसको रेडियो ट्रेसर टेक्निक से आइडेंटिफाई किया गया। नो ट्रू कंपाउंड ऑफ आर्गन, नियॉन और हीलियम आर येट नाउन। और ऑर्गन, नियॉन और हीलियम के अब तक कोई भी ट्रू कंपाउंड पता नहीं लगे हैं कि कोई ट्रू कंपाउंड ये बनाता भी है या नहीं। अब बात करते हैं जीनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स।
तो जीनोन और फ्लोरीन के कंपाउंड हम पढ़ लेते हैं। जीनोन फॉर्म 3 बाइनरी फ्लोराइड XeF2, XeF4 एंड XeF6 बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ एलिमेंट अंडर अप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो जीनोन है वो 3 बाइनरी फ्लोराइड बनाता है। बाइनरी कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो। इसमें आप देख सकते हैं इसमें एक जीनोन है और एक फ्लोरीन है, तो 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है, इनसे जो कंपाउंड बना वो बाइनरी कंपाउंड होगा। तो 3 प्रकार के फ्लोराइड बनाता है XeF2, XeF4 और XeF6। और इनको बनाने के लिए जीनोन और फ्लोरीन की डायरेक्ट रिएक्शन की जाती है, लेकिन इनके लिए अप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लगती है, यानी कंडीशन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। देखिए Xe की रिएक्शन हमने F2 के साथ कराई, लेकिन इस रिएक्शन में जो हम जीनोन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, वो हम एक्सेस में ले रहे हैं। इस रिएक्शन में हम जीनोन को एक्सेस में लेंगे, टेम्परेचर इतना रखेंगे, प्रेशर 1 बार रखेंगे, तब जाकर बनेगा हमारे पास XeF2। और अगर हमने Xe की रिएक्शन 2F2 के साथ कराई और ये लिया हमने 1:5 रेशो में। 1:5 रेशो का मतलब क्या है, Xe लिया हमने 1 मोल, तो फ्लोरीन हमें लेना पड़ेगा 5 मोल। Xe अगर हमने 1 मोल लिया तो फ्लोरीन 5 मोल लेना पड़ेगा। 1:5 रेशो में इनकी रिएक्शन करानी पड़ेगी, टेम्परेचर 873 केल्विन, प्रेशर 7 बार, तब जाकर बनेगा XeF4। अगर हम और कंडीशन चेंज कर दें, वो क्या, Xe की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कराएंगे 3F2 के साथ, लेकिन इसमें Xe लेना पड़ेगा 1 मोल, F2 लेना पड़ेगा हमें 20 मोल। 1:20 रेशो में हम इनकी रिएक्शन कराएंगे, इतना टेम्परेचर रखेंगे, 60 to 70 बार प्रेशर रखेंगे, तब जाकर बनेगा XeF6। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें इन केमिकल रिएक्शन में Xe की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कराई जा रही है, बस कंडीशन चेंज की जा रही है। अगर Xe की रिएक्शन F2 के साथ कराएं, जीनोन एक्सेस में ले ले तो ये बनेगा, 1:5 रेशो में ले ले तो ये बनेगा, 1:20 रेशो में ले लें तो ये बनेगा। रेशो आपको याद रखने हैं, प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, पूछी जा सकती है। ये वाली कंडीशन दे दी जाएगी, टेम्परेचर और ये कंडीशन दे दी जाएगी, फिर पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट कौन सा बना, तो कंडीशन आपको याद रखनी है इसमें। XeF6 can also be prepared by the interaction of XeF4 and O2F2 at 143 केल्विन। और इसमें XeF6 को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, XeF4 की रिएक्शन O2F2 के साथ कराते हैं 143 केल्विन टेम्परेचर पर, तब भी हमें XeF6 मिल जाता है। तो सिंपल इसके लिए क्या करना है, XeF4 की रिएक्शन O2F2 के साथ कराएंगे, तो इसमें होगा क्या, यहाँ से जो फ्लोरीन है वो जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा, इसमें 4 फ्लोरीन थे, 2 और जुड़ गए, XeF6 हो गया और O2 सिंपल बाहर निकल गया। इस तरीके से आपको याद रखनी है, जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे F2 इसके साथ जुड़ेगा, सिंपल बना XeF6, यहाँ से O2 बाहर निकल गया, ये अलग हो गया। ये इस तरीके से आप रिएक्शन याद रख सकते हैं। XeF2, XeF4 एंड XeF6 आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सबलाइम रेडिली एट 290 केल्विन। जो XeF2, XeF4 और XeF6 हैं वो कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। ये कलरलेस होते हैं और क्रिस्टल के रूप में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इनका जो सब्लिमेशन टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन, यानी ये रूम टेम्परेचर पर। सब्लिमेशन का मतलब क्या है, सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना। तो जो XeF2, XeF4 और XeF6 हैं ये रूम टेम्परेचर पर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सब्लिमेशन इनका हो जाता है। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, और ये तीनों ही पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, सामने वाले स्पीसीज को ये फ्लोरीन डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं, सामने वाली स्पीसीज में ये फ्लोरीन को ऐड कर देंगे। दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर, और साथ ही साथ जो ये XeF2, XeF4 और XeF6 होते हैं ये वाटर के साथ एकदम से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। यानी अगर हमने इनमें बहुत थोड़े से पानी के साथ भी इनकी रिएक्शन करा दी, ट्रेसेस ऑफ वाटर, बहुत थोड़ा सा पानी, तब भी ये एकदम से हाइड्रोलिसिस इनका हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर XeF2 इज हाइड्रोलाइज टू गिव XeHF एंड O2। XeF2 का अगर हाइड्रोलिसिस हम करा दें, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा दें, तो क्या बनेगा, Xe बनेगा, HF बनेगा और O2 बनेगा। तो इसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को आप कैसे याद रखेंगे, हम अगर इनका XeF2 का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो सबसे पहले आपको निकालने हैं HF कितने निकल सकते हैं, तो 4 हाइड्रोजन 4 फ्लोराइन, तो कितने निकल सकते हैं, 4 हाइड्रोजन 4 फ्लोरीन में से 4 HF निकल सकते हैं, निकल गए। बाकी बचा
यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचे तो ये O2 के रूप में निकल जाएंगे, 2 जिनोन बचे ये जिनोन के रूप में निकल जाएंगे। तो सिंपल ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 जिनोन फ्लोराइड कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द VSEPR एंड दीज आर शोन इन फिगर 7.9। तो ये 3 जिनोन के फ्लोराइड दिए गए हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो हम VSEPR थ्योरी के अनुसार बना सकते हैं और ये दी भी गई हैं। XeF2 एंड XeF4 हैव लीनियर एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर रेस्पेक्टिवली। इसमें से XeF2 की लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी, XeF4 की स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी। कैसे बनेगी वो मैं आपको सिखाऊंगा। XeF6 है 7 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 बॉन्डिंग पेयर एंड 1 लोन पेयर। XeF6 में 7 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, जिसमें से 6 बॉन्डिंग पेयर और 1 लोन पेयर होता है। एंड वुड दस हैव ए डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, याद रखनी है, जैसा कि गैस फेज में एक्सपेरिमेंटली इसको फाउंड किया गया है। F6 की जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखनी है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और इसको फाइंड किया गया है, इसकी गैस फेज में एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड किया गया है, ये आपको याद रखना है। Xenon fluoride react with fluoride ion acceptor to form cationic species and fluoride ion donors to fluoroanions। जो जीनोन फ्लोराइड हैं अगर वो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो कैटायनिक स्पीसीज बनाएंगे, अगर वो फ्लोराइड आयन डोनर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो फ्लोरो एनाइन बनाएंगे। जैसे XeF2 है, इसकी रिएक्शन हमने कराई PF5 के साथ, और आपको पता है जो PF5 है वो होता है फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो XeF2 है वो एक फ्लोराइड आयन किसे डोनेट कर देगा, PF5 को। PF5 यहाँ पर क्या करेगा, फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करेगा, और ये जीनोन फ्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये फ्लोरीन दे रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैटायनिक स्पीसीज में। देख सकते हैं आप, XeF2 की रिएक्शन हमने कराई PF5 के साथ, XeF2 ने एक फ्लोरीन किसे दिया, PF5 को। तो जब XeF2 ने एक फ्लोरीन दिया तो इसमें से एक F नेगेटिव निकल गया, तो इसमें क्या बना, XeF पॉजिटिव, यानी जो XeF2 है वो कन्वर्ट हो गया कैटायनिक स्पीसीज में। और इसने एक फ्लोरीन डोनेट एक्सेप्ट किया तो PF5 किस में कन्वर्ट हो गया, PF5 ने एक फ्लोरीन एक्सेप्ट किया तो ये कन्वर्ट हो गया PF6 नेगेटिव में। इसी तरीके से XeF4 की रिएक्शन हुई SbF5 के साथ। यहाँ पर जो SbF5 है ये भी क्या है, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, ये भी एक्सेप्ट करेगा, तो इसमें भी वही है, XeF4 एक फ्लोरीन SbF5 को दे देगा और अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा कैटायनिक में। XeF4 थे, इससे एक F निकल गया, फ्लोरीन निकल गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, XeF3 पॉजिटिव में, और इसने एक फ्लोरीन एक्सेप्ट किया तो ये SbF6 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। जैसे यहाँ पर XeF2 PF5 ये क्या है, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, तो इसमें से एक फ्लोरीन निकलेगा, इसके पास जाएगा, इसमें से एक फ्लोरीन निकला तो XeF इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, कैटायनिक स्पीसीज बन गई, इसने एक फ्लोरीन गेन किया तो PF6 नेगेटिव। इसी तरीके से SbF5 के साथ होगा। तो यही इसमें कहा गया, जीनोन फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट करके कैटायनिक स्पीसीज बनाते हैं। फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ उन्होंने रिएक्ट किया तो XeF2 किस में कन्वर्ट हो गया, कैटायनिक स्पीसीज में, कैटायनिक स्पीसीज बना ली, यहाँ पर भी कैटायनिक स्पीसीज बना ली। और दूसरा, अगर वो फ्लोराइड आयन डोनर के साथ रिएक्ट करेंगे तो फ्लोरो एनाइन बनाएंगे। जैसे कि XeF6 की रिएक्शन हुई मेटल फ्लोराइड के साथ, और ये मेटल फ्लोराइड क्या होता है आपको पता है, फ्लोराइड आयन डोनर होता है, यानी ये डोनेट करेगा। यहाँ पर मेटल क्या हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए MF ने क्या किया, एक फ्लोराइड आयन की क्या कर दिया, F नेगेटिव फ्लोराइड आयन यहाँ पर डोनेट कर दिया, क्योंकि XeF6 अब डोनर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये डोनेट करेगा और ये रिसीव करेगा। तो यहाँ पर जब इसने डोनेट किया F नेगेटिव, इससे जाकर वो जुड़ेगा, XeF7 नेगेटिव बना लेगा, यहाँ से M पॉजिटिव भी इसके साथ हो जाएगा और ये यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर बना लेगा। तो इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर XeF6 इसकी रिएक्शन हमने कराई NaF के साथ, तो ये क्या है, यहाँ पर NaF फ्लोराइड आयन डोनर है, तो यहाँ से ये F नेगेटिव इसको डोनेट कर देगा, तो ये किस में हो जाएगा, XeF7 नेगेटिव, इसने एक एनायन एक्सेप्ट किया, इसने डोनेट किया, और यहाँ से जो Na पॉजिटिव है वो इसके साथ यहाँ पर जुड़ा रहेगा और ये कंपाउंड हमें बनेगा। इसी तरीके से मेटल की जगह पर यहाँ पर पोटेशियम भी हो सकता है और ये रुबिडियम, सीजियम मेटल हो सकते हैं। अब यह जीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड,
जीनोन और ऑक्सीजन के कंपाउंड। हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6 विद वाटर गिव्स XeO3। अगर हम अब जीनोन ऑक्सीजन के कंपाउंड बनाते कैसे हैं, तो अगर हम XeF4 और XeF6 का हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें XeO3 मिल जाएगा, जीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड मिल जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, 6XeF4 लिया, 12H2O के साथ इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो इसमें बनेगा हमारा 4Xe, 2XeO3, 24HF और 3O2। ये कंपाउंड हमारे पास बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया अगर हम हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं जीनोन फ्लोराइड कंपाउंड का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इनमें से कितने HF बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहला तो ये करना है। तो 12 टू जा 24 हाइड्रोजन है, और फ्लोरीन कितने हैं, 6 4 जा 24 ही फ्लोरीन है, तो 24 HF बाहर निकल सकते हैं। इससे 24 HF हमने बाहर निकाल दिया। बाकी हमें इसमें जो बनेगा वो आपको प्रोडक्ट याद रखने हैं। इसमें 2XeO3 बन जाएंगे। 6Xe में से हमने 2Xe यूज़ कर लिए, बचे कितने, 4Xe, तो 4Xe अलग निकल जाएंगे। और 12 ऑक्सीजन में से हमने 6 ऑक्सीजन यूज़ कर लिए, बचे कितने, 6 ऑक्सीजन, वो 3O2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम XeF6 का हाइड्रोलिसिस करेंगे 3H2O के साथ, तो इसमें भी वही, पहले HF कितने निकाल सकते हैं, 6 हाइड्रोजन, 6 फ्लोरीन में से 6 HF निकाल सकते हैं, बचा क्या, 1 Xe, 3 ऑक्सीजन, ये XeO3 बना लेंगे। कंपाउंड सिंपल है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है, अगर हम XeF2 का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तब यहाँ पर XeO3 नहीं बन रहा। इस केस में देख सकते हैं आप, XeO3 नहीं बन रहा अगर इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। अगर हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं XeF4 का और XeF6 का, तब जाकर हम XeO3 बना सकते हैं। तो XeO3 बनेगा सिर्फ XeF4 और XeF6 से, ये आपको याद रखना है। अगली रिएक्शन है पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 गिव ऑक्सीफ्लोराइड XeOF4 एंड XeO2F2। अगर हम XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दें, यानी यहाँ पर XeF6 का हम 3H2 के मॉलिक्यूल के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे थे, लेकिन पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर हम करा रहे हैं तो इससे कम हम वाटर के मॉलिक्यूल लेंगे, तब हमें मिलेगा ऑक्सीफ्लोराइड XeOF4 और XeO2F2। रिएक्शन दी गई है, XeF6 की रिएक्शन हम करा दें H2O के साथ। H2O का यहाँ पर 1 मोल हमने लिया, 1 मॉलिक्यूल H2O का हमने लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, XeOF4 बनेगा। सबसे पहले इसमें से 2 हाइड्रोजन 2 है, फ्लोरीन 6 हैं, तो 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन 2HF के रूप में बाहर निकल जाएंगे। बचा क्या, 1 Xe बचा हमारे पास, 1 ऑक्सीजन बचा और 4 फ्लोरीन बचे, ये मिलकर बना लेंगे XeOF4। तो आप देख सकते हैं XeF6 की रिएक्शन 3H2 के साथ कराएंगे तब तो ये बनेगा, 1 H2 के साथ कराएंगे तब ये बनेगा। इंपॉर्टेंट, ये इसमें डिफरेंस है, याद रखना है। अगर XeF6 की रिएक्शन 2H2 के साथ करा दें तब प्रोडक्ट अलग बनेगा। सबसे पहले वही है, HF निकालेंगे, 4 हाइड्रोजन 4 फ्लोरीन 4 HF के रूप में बाहर निकल जाएंगे। बचा क्या, 1 Xe, 2 फ्लोरीन 2 ऑक्सीजन, ये मिलकर बना लेंगे XeO2F2। तो XeF6 की रिएक्शन 2H2 के साथ करा रहे हैं तो XeO2F2 बनेगा और 4HF बाहर निकल जाएंगे। इन तीनों रिएक्शन को याद रखने का तरीका क्या है, बस यही तरीका है। 3H2 के साथ करा रहे हैं तो 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन 6 फ्लोरीन, 6 के 6 HF बाहर निकल जाएंगे। बचा क्या, Xe और 3 ऑक्सीजन XeO3। इसमें 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन 2HF के रूप में बाहर निकलेंगे, 4 फ्लोरीन इसमें बचे रह जाएंगे, वो इसमें जोड़ देंगे XeOF4। इसमें भी वही 4 हाइड्रोजन 6 फ्लोरीन, तो 4 HF बाहर निकल जाएंगे, 2 फ्लोरीन बचे रह जाएंगे, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 1 Xe 2 फ्लोरीन XeO2F2। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। XeO3 is a colorless explosive solid and has a pyramidal molecular structure। जो XeO3 होता है वो कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड की फॉर्म में होता है, ये आपको याद रखना है, और इसकी स्ट्रक्चर होती है पिरामिडल। XeOF4 एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में होता है और इसकी स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर पिरामिडल मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखनी है। अब इनके हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले है XeF2 की स्ट्रक्चर। XeF2 की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, लीनियर स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, Xe से 2 फ्लोरीन इस तरीके से बॉन्ड पेयर के रूप में जुड़े होंगे और 3 इसके पास होंगे इस तरीके से लोन पेयर, तो ये स्ट्रक्चर बन रही है लीनियर। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। हमारे पास कंपाउंड क्या दिया गया है, XeF2।
इसको निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आपको पता है नोबल गैसेस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। तो जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लिख देंगे 8, फिर लगाएंगे प्लस का निशान प्लस। फिर हम देखेंगे जिनोन से कितने एटम जुड़े हुए हैं, कितने मोनो एटम जुड़े हुए हैं। तो जिनोन से 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2 फ्लोरीन के लिए 2 लगा देंगे। और आपको पता है 1 फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनेगा तो 1 फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो यहाँ उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय 2। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया, सबसे पहले लिखेंगे जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, फिर लगाएंगे प्लस का निशान, फिर देखेंगे जिनोन से कितने एटम जुड़े हुए हैं मोनो एटम। तो 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो 2 यहाँ पर लगा देंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 8 + 2 कितने हो जाएंगे 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितने आएंगे 5। और इस 5 में आपको पता है जिनोन 1 फ्लोरीन के साथ 1 बॉन्ड बनाएगा तो 2 फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड। तो इस 5 में 2 तो होंगे बॉन्ड पेयर Bp प्लस, अब 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 3 होंगे लोन पेयर। और इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये Xe 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 1 फ्लोरीन यहाँ जोड़ देंगे, 1 फ्लोरीन यहाँ पर जोड़ देंगे, 1 लोन पेयर यहाँ पर, 1 लोन पेयर यहाँ पर और 1 लोन पेयर, इस तरीके से ये बनेगी इसकी स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर, इसकी शेप होगी लीनियर। और आपको पता है जब यहाँ पर 5 आता है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी कितनी होगी sp3 p3 s1 4 हो गए, बचा क्या d, तो sp3d इसकी हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो XeF2 के केस में हमने क्या पढ़ा, XeF2 के केस में हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन कितनी sp3d, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये मैं यहाँ पर आधा लिख देता हूँ ट्राइगोनल, यहाँ पर होगी ये बाइपिरामिडल, ठीक है। और शेप होगी इसकी लीनियर, ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होती हैं, शेप इसकी होगी लीनियर, ये आपको याद रखना है। और स्ट्रक्चर कैसी थी, Xe एक F यहाँ पर, एक F यहाँ पर, एक ये और ये यहाँ पर लोन पेयर। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया कितने हैं, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया 1 2 3 4 और 5, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इसके आधार पर मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर, ये वेस्पर थ्योरी की VSEPR थ्योरी की टेबल है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं 5, और उसमें से 3 लोन पेयर हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 लोन पेयर, स्ट्रक्चर आएगी लीनियर। ये टेबल आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर XeF4 की स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर, ये कैसे आई, ये मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो XeF4 सबसे पहले वही इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं, फॉर्मूला Xe के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 4 मोनोएटम इससे जुड़े हुए हैं 4 फ्लोरीन तो 4, और 1 फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर करता है तो 1 फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, तो एक मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, सिंपल याद रखना है। डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 4 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6। तो इस हमें क्या पता चला 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास मौजूद हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं, 4 फ्लोरीन है यानी 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे, तो 4 बॉन्ड पेयर है तो 2 इसमें लोन पेयर होंगे। अब देखिए इसकी निकालते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है, एक S P3 और D2 6 हो गए, S का 1 P के 3 D के 2 6 हो गए, तो sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ज्योमेट्री अगर हम बात करें, ज्योमेट्री इसकी होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। शेप की अगर हम बात करें तो शेप इसकी होगी स्क्वायर, ये SQ स्क्वायर है और ये प्लेनर, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी देखिए वही है, एक X यहाँ पर जोड़ देंगे, एक F स्क्वायर प्लेनर है तो सबसे पहले एक स्क्वायर टाइप का बना देंगे, ये बना दिया, इन सबको यहाँ से इस तरीके से जोड़ देंगे, जोड़ दिया, एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास मौजूद हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 लोन पेयर, तो नीचे आइए स्ट्रक्चर कैसे बनी स्क्वायर प्लेनर।
अब देखिए XeF6 की स्ट्रक्चर, ये होती है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल लेते हैं। तो XeF6 हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने पड़ेंगे। फॉर्मूला वही है, Xe के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, F6 के फ्लोरीन मोनो एटम है, कितने एटम इसके पास 6, यानी फ्लोरीन हमारे पास 6 हैं। और एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इंटू 1, 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 और 6 14, 14 को 2 से डिवाइड किया 7, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 6 बॉन्ड तो बनाएगा फ्लोरीन के साथ, इसका मतलब 6 होंगे बॉन्ड पेयर, तो एक बचेगा लोन पेयर। सिंपल है। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी एक sp3, 4 हो गए तो D3 लगा देंगे, sp3D3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल, पेंटागोनल ये क्या है पेंटागोनल, और यहां पर ये बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। ये आपको याद रखना है, एक्सपेरिमेंटली ये डिराइव किया गया है। और इसकी शेप होगी, शेप क्या होगी इसकी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये शेप आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है। XeF6 की जो शेप होती है वो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है। कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। अब इसकी शेप बना लेते हैं। ये Xe, यहाँ एक F यहाँ पर जोड़ेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर जोड़ेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर जोड़ेंगे, एक यहाँ पर, और इनके बीच में होगा एक बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी है, सिंपल स्ट्रक्चर है। तो ये XeF6 की हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली। अब बात करते हैं XeOF4, इसकी शेप दी गई है स्क्वायर पिरामिडल, तो इसकी भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले XeOF4 हाइब्रिडाइजेशन भी इसकी निकालेंगे, XeOF और 4। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं, वही फॉर्मूला है। Xe के कितने हैं वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन Xe के पास 8, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, और एक ऑक्सीजन आपको पता है, तो एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक ऑक्सीजन शेयर करेगा, प्लस फ्लोरीन 4 हैं, एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, डिवाइड बाय 2, तो कितना होगा 8 2 10 4 14 हो गया, यानी 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, यानी हमारे पास क्या आया 7। तो हमारे पास आ गए इलेक्ट्रॉन पेयर, और इस 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं, एक बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड को हम वेस्पर थ्योरी में एक सुपर बॉन्ड कहते हैं, तो एक बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, 4 बनेंगे फ्लोरीन के साथ, तो इसमें से होंगे 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ये मैंने गलत बता दिया, इसमें 6 बॉन्ड पेयर होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा Xe के साथ, तो डबल बॉन्ड को हम एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, इसको हम दो गिनेंगे, और 4 बनाएगा फ्लोरीन के साथ, तो 4 फ्लोरीन के साथ, एक डबल बॉन्ड इसके साथ, तो कितने हो गए हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर, और 6 बॉन्ड पेयर हो गए तो एक लोन पेयर बचेगा यहाँ पर, तो 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, तो ये होंगे 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। बात करें हम हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगी sp3d2, sp3d2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो साथ हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, और डबल बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय आपको पता है एक सुपर बॉन्ड की तरह लेते हैं, सिंगल ट्रीट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक और तरीके से निकालते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। शेप इसकी होगी स्क्वायर पिरामिडल। पहले ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्योमेट्री इसकी होगी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री इसको आपको याद रखनी है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। शेप अगर हम बात करें, शेप इसकी होगी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल इसकी शेप होगी। किस तरीके से बनाते हैं वो देखिए, यहाँ पर Xe, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, स्क्वायर टाइप का बना देंगे, बन गया। एक ऑक्सीजन इससे यहाँ पर डबल बॉन्डेड से, और एक ये लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने आपको एक और बताया था, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, Xe से देखेंगे हम, जो ये सेंट्रल एटम होता है, इससे देखेंगे कितने एटम जुड़े हुए हैं, तो एक एटम इससे, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये 5 इससे एटम जुड़े हुए हैं, तो 5, प्लस लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 1, 5 और 1 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। पहले Xe से देखेंगे कितने एटम जुड़े हुए हैं, 1 2
3 4 और 5, 5 एटम जुड़े हुए हैं, एक इसमें लोन पेयर है, जोड़ देंगे 6 आ गया, 6 का मतलब sp3d2। बात करते हैं अब हमारे पास XeO3 पिरामिडल इसकी शेप होती है, इसको निकाल लेते हैं। XeO3 पहले इसके इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे। Xe में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 3 एटम है और एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड। 8 + 6 3 × 2 6 होगा, तो 8 + 6 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7। 7 में से इसमें से क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर होंगे। 3 बॉन्ड पेयर क्यों, क्योंकि Xe 3 ऑक्सीजन के साथ 3 डबल बॉन्ड बनाएगा और इसमें से एक 3 ही लोन पेयर होंगे। 3 बॉन्ड पेयर बन गया, यानी डबल बॉन्ड बन गया, तो एक लोन पेयर बचेगा, तो इसमें एक लोन पेयर होगा। क्योंकि 3 डबल बॉन्ड बन रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो Xe के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 6 गए 2, तो एक बचेगा यहाँ पर ये लोन पेयर। इस तरीके से 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। और डबल बॉन्ड बन रहा है, 3 डबल बॉन्ड, तो इसमें क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 3 ही पाई बॉन्ड होंगे। ये भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। कैसे निकली मैं बताऊंगा आपको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और बचा क्या, इसकी होगी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी और इसकी शेप होगी, आपको याद रखना है, पिरामिडल। XeO3 की शेप होगी पिरामिडल। तो ये सब बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब इसकी शेप कैसे बनेगी वो देखिए। Xe के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये एक लोन पेयर। तो आप देख सकते हैं 3 तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं और एक लोन पेयर है। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए मैंने क्या बताया, देखते हैं हम Xe के साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं, 1 एटम 2 एटम 3 एटम, और कितने लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर। तो 3 और 1 4, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन और शेप इसकी निकाल सकते हैं। बात करते हैं अब एग्जाम्पल 7.22 की। डज द हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 लीड टू ए रिडॉक्स रिएक्शन। XeF6 का जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, क्या उसमें वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है? नो, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस आर XeOF4 एंड XeO2F2 वेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिमेन द सेम एज इट वाज इन द रिएक्टिंग स्टेट। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हैं XeOF4 और XeO2F2, ये हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हैं। और इसमें आप देख सकते हैं इनमें सभी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम है जैसे कि रिएक्टिंग स्टेट में थी। यहाँ पर आप अगर देखें, इसमें ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यही ले लीजिए। इसमें Xe के ऊपर कितना है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि 6 फ्लोरीन है तो इसके ऊपर -6, और यहाँ पर ये Xe के ऊपर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसमें Xe के ऊपर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर -2 होती है, 3 एटम में 3 2 जा -6, तो X के ऊपर +6, तो इधर भी +6 इधर की +6, कोई चेंज नहीं आया। तो अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं। इसमें Xe के ऊपर यहाँ पर +6, इधर भी +6 सेम है, इधर भी +6 इधर भी +6 सेम है, क्योंकि 2 फ्लोरीन है तो -2 इसके ऊपर होगा, 2 ऑक्सीजन है तो -4 इसके ऊपर, -4 -2 तो X के ऊपर +6, तो सेम है। तो ये रिडक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज Xe के ऊपर नहीं आ रहा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदल रही। अब इसके हम यूज़ पढ़ लेते हैं। हीलियम एक नॉन इन्फ्लामेबल और लाइट गैस है, तो इसका इस्तेमाल बैलून्स को भरने के लिए, जो मीट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए जो बैलून भरे जाते हैं उसमें हीलियम गैस भरी जाती है, ये आपको याद रखनी है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, जो गैस कूल्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, वहाँ पर भी हीलियम गैस भरी जाती, हीलियम गैस उसमें यूज़ होती है। लिक्विड हीलियम जिसका बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन है, ये एक क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है और ये लो टेम्परेचर पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इससे किए जाते हैं। इसमें टर्म है क्रायोजेनिक एजेंट। क्रायोजेनिक एजेंट वह एजेंट होता है जो किसी भी सब्सटेंस को कूल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट विच फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI सिस्टम फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। साथ ही साथ जो हीलियम गैस होती है
वो पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है। और ये जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होती हैं ये आपको पता है जो MRI स्कैनिंग होती है उसमें यूज़ की जाती है, NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, जो क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करते हैं। इट इज़ यूज एज ए डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग apparatus बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सोलिबिलिटी इन ब्लड। साथ ही साथ आपको पता है जो डाइविंग apparatus होते हैं, यानी जो गोताखोर होते हैं समुद्र में जो डाइव करने जाते हैं समुद्र के नीचे, वो एक सिलेंडर ले जाते हैं, तो उस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भरी जाती है, क्योंकि आपको पता है हीलियम की जो ब्लड में सोलिबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही लो सोलिबिलिटी होती है। बात करें नियोन की, नियोन इज यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट बल्ब फॉर द एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पर्पज। जो नियोन गैस होती है वो डिस्चार्ज ट्यूब में और फ्लोरोसेंट बल्ब में यूज़ की जाती है एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले के लिए। आपने देखा होगा जो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होते हैं वो चमकते रहते हैं, जलते रहते हैं, वो कि उसमें कौन सी गैस होती है? नियोन। नियोन बल्ब आर यूज इन बोटनिकल गार्डन एंड इन ग्रीन हाउस। नियोन बल्ब जो होते हैं वो बोटनिकल गार्डन में और ग्रीन हाउस में यूज़ किए जाते हैं। आर्गन की बात करें, आर्गन इज यूज्ड मेनली टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेस, आर्क वेल्डिंग ऑफ मेटल और एलॉयज एंड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब। ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन जो गैस है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि कुछ मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग या फिर जो एलॉय बनाए जाते हैं, तो उनके लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, उसके लिए ऑर्गन गैस यूज़ की जाती है। साथ ही साथ जो ऑर्गन गैस है वो इलेक्ट्रिकल बल्ब को फिल करने के लिए भी यूज़ की जाएगी। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंसेस दैट आर एयर सेंसिटिव। साथ ही साथ जो आर्गन गैस है वो लेबोरेटरी में भी यूज़ की जाती है ऐसे सब्सटेंस को हैंडल करने के लिए जो एयर सेंसिटिव होते हैं। देयर आर नो सिग्निफिकेंट यूजेस ऑफ जिनोन एंड क्रिप्टोन। जिनोन और क्रिप्टोन का ऐसा कोई खास यूज़ नहीं है। दे आर यूज इन लाइट बल्ब डिजाइनेड फॉर स्पेशल पर्पजेज। ये लाइट बल्ब में यूज़ किए जाते हैं जो स्पेशल यूज़ के लिए लाइट बल्ब बनाए जाते हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है।